दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 15 जून 2020, याद रखिएगा इस तारीख को। 15 जून की रात हम अपने घरों में आराम से सो रहे थे। लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुए विवाद का समाधान हम अपने तय निकाल चुके थे। हमने ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे, हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट दिया था, हमने चीन की फौज को कमजोर भी बता दिया था। इसलिए हमारी नींद तब तक नहीं टूटी जब तक ये खबर नहीं आ गई कि लद्दाख में 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी थे, यानी अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, और साथ में 2 जवान। रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस दौरान गोली नहीं चलाई गई, ये हत्याएं पीट पीट कर की गई। जो चीन 40 दिन से भारत के इलाके में जमा हुआ था, जिस चीन के बारे में हमें लगता था कि बात चल रही है, वो लौट रहा है, उसने हमारे ही इलाके में हमारे ही सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला। सोशल मीडिया का एक हिस्सा इस बात में सुख ढूंढ रहा है कि चीन को भी नुकसान हुआ, उस तरफ से भी सैनिकों के मरने की खबरें आई। दूसरा, इस पूरे प्रकरण के जरिए अपनी सियासत चमका रहा है। एक के बाद एक जानकारियां आ रही हैं, बहुत शोर हो रहा है। कहीं शहादत का गान है तो कहीं बदले का गुस्सा, और इस शोर में वो सवाल गुम होते जा रहे हैं जिनके जवाब देने से नरेंद्र मोदी सरकार आज तक बचती आई है। इसलिए दी लल्लन टॉप शो में आज कोई दिन का वीडियो नहीं, कोई सुर्खियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर बात होगी, ताकि कम से कम अब तो लुटियंस दिल्ली के हुक्मरान अपनी बेशर्म चुप्पी तोड़ें। भारत और चीन की सेनाओं ने आपस में गोली नहीं चलाई, नहीं चला सकते, इसके लिए करार है, लेकिन मारपीट होती है। और मारपीट में भी कभी भारत के जवानों को इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा गया कि एक अफसर समेत 3 जवानों की जान चली जाए। ये बहुत बड़ी घटना है। लद्दाख में भारत चीन के बीच चल रहे विवाद को 1962 की लड़ाई के बाद सबसे गंभीर मसला बताया गया। 3 सैनिकों की जान गई तो नई दिल्ली में हलचल हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसके बाद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस घटना के बारे में चीन का भी बयान आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सेना ने गैर कानूनी काम करने के लिए हमारे इलाके में घुसपैठ की। हम भारत से मांग करते हैं कि वो दोनों देशों के बीच हुए करारों का पालन करे और अपने फ्रंट लाइन्स ट्रूप्स को काबू में रखे। खबरें ये भी आ रही हैं कि 15 जून वाली हिंसा में चीनी सैनिकों की भी मौत हुई, लेकिन चीन की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर वांग वेनमेन ने 5 चीनी सैनिकों की मौत और 11 के जख्मी होने की जानकारी ट्वीट की थी, लेकिन फिर उन्होंने इस ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि कितने चीनी सैनिकों की मौत हुई ये उन्हें नहीं पता। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा कि कितने चीनी सैनिकों की मौत हुई ये वो कंफर्म नहीं कह सकते। जब इन मौत की खबरों को सोशल मीडिया पर देखा गया तो भारत की सेना का बयान, उसका इंतजार होने लगा। पहले बयान में सेना ने कहा कि विवाद में कैजुअल्टी हुई। कुछ ही देर में नया बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि दोनों तरफ से कैजुअल्टी हुई। 1975 के बाद पहली बार भारत चीन के बीच सीमा विवाद में जाने गई हैं, लेकिन 15 जून की घटना को अपवाद मानकर खारिज करना बहुत बड़ी गलती होगी। कुछ बुरा हो सकता है, इसका अंदेशा बहुत पहले से था। ये टाइमलाइन देखिए। चीन की तरफ से इस झगड़े की तैयारी अप्रैल में ही शुरू हो गई थी, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पास सेना बढ़ाना शुरू कर दिया था। लद्दाख में गालवान घाटी और एलएसी पर पड़ने वाली पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास चीन की सेना का जमावड़ा बढ़ने लगा था। ये बात थी अप्रैल की, लेकिन पहली बार भारत और चीन की सेनाओं के बीच झगड़ा हुआ मई के पहले हफ्ते में। 5 मई को चीन और भारत के सैनिकों की आपस में हिंसक झड़प हुई, मारपीट हुई। ये हिंसक झड़प पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास हुई। झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि चीन के सैनिक एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके कई किलोमीटर अंदर भारत के इलाके में आ गए थे, और जब भारत के जवान अपने इलाके में पेट्रोलिंग करने गए तो चीनी सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। फिर मारपीट हुई, दोनों तरफ से कई जवान जख्मी हुए। पेंगोंग झील के साथ ही गालवान घाटी में भी 3 जगह पीएलए के सैनिक भारत के इलाके में पहुंचे। चीनी सैनिकों ने टेंट गाड़ना शुरू किया। वो अपने साथ वाहन भी लाए थे।
सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भारत के सड़क निर्माण के काम को भी रोकने की कोशिश की। ये सब गुपचुप हो रहा था। मारपीट की खबरें भी 5 दिन बाद मीडिया तक पहुंची। फिर 9 मई को चीन के सैनिक सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत के इलाके में घुस गए। यहां भी चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारत के 4 और चीन के 7 जवानों के जख्मी होने की खबर आई। यहां लोकल मिलिट्री कमांडर के स्तर पर झगड़ा सुलझा लिया गया। फिर 12 मई को LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर उड़ते दिखे। बदले में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सुखोई 30 लद्दाख में LAC के पास उड़ाए। इस बीच भारत और चीन दोनों की ही सेनाएं LAC के पास अपनी फोर्स बढ़ा रही थी। मिरर डिप्लॉयमेंट का किया जा रहा था। लोकल कमांडर स्तर पर झगड़ा सुलझाने के लिए बातचीत भी हो रही थी। 23 मई का दिन आता है। फिर भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह जाते हैं। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भारतीय सेना या सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस झगड़े पर चुप्पी साधी गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। पहली बार 30 मई को रक्षा मंत्री ने आज तक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, लद्दाख में टकराव चल रहा है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही 2 जून को दोनों सेनाओं में मेजर जनरल स्तर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 2 जून को ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की फोन पर बात हुई। दोनों के बीच लद्दाख के झगड़े पर भी बात हुई। फिर 5 जून को भारत और चीन के राजदूतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में बात की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एक दिन बाद यानी 6 जून को लद्दाख में भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की बातचीत हुई। ये बातचीत चल ही रही थी कि 8 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इसके बाद 9 जून को गालवान घाटी के कुछ इलाकों और हॉट स्प्रिंग में भारत और चीन की सेनाओं में तनाव कम होने की खबर आई। दोनों सेनाएं पीछे हटने को राजी हो गई। सूत्रों से खबर आई कि चीन ने अपने टेंट्स भी हटा लिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि भारतीय सेना या सरकार के स्तर पर नहीं की गई थी। इस झगड़े के बारे में जो आखिरी बयान आया वो था सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का। उन्होंने कहा था कि मैं सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भारत और चीन की सीमा पर हालात काबू में है। सुलह के लिए हम आपस में बात कर रहे हैं। ये सारी टाइमलाइन हमारे सामने है क्योंकि रक्षा मामलों पर लिखने वाले पत्रकार अपनी कॉपियां छापते रहे। जैसे हुआ वैसे अपनी जानकारियां हम तक पहुंचाते रहे। लेकिन जनता के प्रति असल उत्तरदायित्व रखने वाले हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोगों को क्या बता रहे थे? राजनाथ सिंह ने 14 जून को जम्मू जनसंवाद नाम से वर्चुअल रैली के दौरान कहा कि भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। चीन भी झगड़ा सुलझाना चाहता है। राजनाथ सिंह ने कहा था, हम किसी को अंधेरे में नहीं रखेंगे और देश पर कोई आंच भी नहीं आने देंगे। सुनिए। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी। न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 7 जून को एक वर्चुअल रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका और इजराइल के अलावा कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो वो भारत है। बावजूद इसके विपक्ष के सवाल बने रहे। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक सरकार से सवाल करते रहे। राहुल ने तो PM मोदी की चुप्पी तक को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से आई शायरियां। राजनाथ सिंह ने वैसे ये भी कहा था कि कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि भारत चीन सीमा विवाद पर क्या हो रहा है। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि संसद में इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। संसद कब बैठेगी फिलहाल तय नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह किसी जल्दी में नजर नहीं आए। उधर रक्षा मामलों पर लिखने वाले प्रतिष्ठित पत्रकार अजय शुक्ल लगातार इस दावे पर अडिग हैं कि चीन सब जगह पीछे नहीं हटा है। LAC के आगे एक और नई LAC आकार ले रही है। चीन की सड़कें LAC के अंदर तक आ रही हैं, उन पर टैंक और गन आ रहे हैं। यहाँ तक कि चीन की बॉर्डर मीटिंग भी भारतीय ज़मीन पर हो रही है।
इतने संगीन सवालों पर अजय शुक्ल को सिर्फ एक जगह से जवाब मिला, इंटरनेट के ट्रोल्स से। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद भी इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई, इस पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की। सुनिए। It's a very, very serious issue. How the fight got instigated during the process of de-escalation beats my imagination. Apparently, the Chinese must have resorted to firing first, and Indians would have reacted. I am told that senior officials of both sides are present there and are trying their level best to defuse the situation. और हमें इस टाइम इस पे थोड़ा संयम से बात करनी चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे कि क्या इसका सलूशन निकाला जा सकता है। काफी देर से वहां स्टैंड अप चल रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद धीरे धीरे वो डी एस्केलेट हो जाएगा, पर डी एस्केलेट की जगह वहां पे ऐसी जो घटना हुई है जिसमें हमें 3 आर्मी पर्सनल की लाइफ गंवानी गई है, तो ये बड़ी दुखद है और निंदनीय है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। 45 साल बाद भारत और चीन के बीच इतनी बड़ी घटना हुई है। अब हालात किस तरफ जा सकते हैं? दिल्ली और बीजिंग में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या एशिया की 2 महाशक्तियां युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं? इस पर हमने भारत चीन मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक पी स्तोभधन से बात की। मुझे नहीं लगता है एस्केलेशन ऊपर जाएगा, डी एस्केलेशन कंटिन्यू रहेगा जो बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट। ये इंसिडेंट शायद बाकी चीजों को स्टॉप नहीं करेगा। जी, तो डिप्लोमेटिक चैनल से और बातचीत बढ़ेगी, यहाँ आर्मी पर भी बढ़ेगी। हाँ, ये एक लोकल लेवल इंसिडेंट है, उसको आप मैच्योरली हैंडल करेंगे शायद दोनों साइड। युद्ध समाधान नहीं है, ये सिर्फ निबंध की लाइन नहीं है। हम ये जानते हैं चीन के साथ एक सीधी लड़ाई दोनों ही देशों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चीन अपनी मनमानी करता रहे और भारत सख्ती ना दिखाए। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है, संतुलन। अब ये संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। मोदी सरकार को अब ये बताना होगा कि वो ये संतुलन वापस लाने के लिए क्या करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार को बताना होगा कि सीमा पर हालात क्या हैं। ये बात आज दिन भर खूब चली कि भारत चीन सीमा पर आखिरी दफा गोली 1967 में चली थी, नाथुला और चोला की लड़ाई। लेकिन आम जनमानस की स्मृति में भारत चीन के झगड़े को लेकर आने वाला साल 1962 का है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। तो फिर 5 साल बाद दोबारा गोली चलने की नौबत क्यों आई? पहले ये जान लीजिए कि 1962 से 1967 के बीच क्या हुआ। चूंकि भारत 62 की लड़ाई में चीन से बुरी तरह हारा था, तो हमने अपना पूरा ध्यान सेना को मजबूत करने में लगाया। भारी संख्या में फौज में भर्तियां हुई, सैनिक प्रशिक्षण और रणनीति में बड़े बदलाव किए गए। भारत ने तय किया कि चीन से बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अगर दोबारा हमला हो जाए तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। इसी तैयारी का हिस्सा थे सेना के माउंटेन डिवीजन्स, यानी सेना की वो टुकड़ियां जो वैसे पहाड़ी इलाकों में लड़ने में माहिर हों जैसे चीन की सीमा पर पड़ते हैं। भारत ने सिक्किम में भी इन टुकड़ियों को तैनात किया था। तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत भारत ने सिक्किम को संरक्षण दिया था। तो भारत की सेना सिक्किम और तिब्बत की सीमा पर तैनात रहती थी। भारत अब चीन को दोबारा अपने इलाके में घुसने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए जितने दर्रे या माउंटेन पास थे उन पर सघन निगरानी रहती थी। इनमें सबसे प्रमुख था सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से कुछ 50 किलोमीटर दूर नाथुला पास। यहाँ भारत और चीन की सेनाएं आज भी बहुत करीब तैनात हैं। कुछ एक जगह तो बस 25 मीटर की दूरी है। चीन को इस बात से चिढ़ थी, तो उसने 1965 से भारत को अल्टीमेटम देना शुरू किया कि नाथुला और जेलेप्ला से अपनी फौज हटा लो। दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी CLAWS इस नाम का एक थिंक टैंक है जो रक्षा मामलों पर काम करता है। इसकी वेबसाइट पर 27 मई 2011 को मेजर जनरल शेरू थपलियाल रिटायर्ड उनका एक लेख छपा जिसमें उन्होंने 1967 में नाथुला की लड़ाई का ब्यौरा दिया। थपलियाल नाथुला ब्रिगेड के कमांडर रहे हैं। वो लिखते हैं कि जेलेप्ला से तो भारत की फौज हटी, लेकिन नाथुला पर तैनात माउंटेन डिवीजन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन दिनों इस डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC होते थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। ये 71 की पाकिस्तान की लड़ाई के भी हीरो थे। रातों रात इन्होंने नदी पार की और कैसे ढाका पर अपना कब्जा जमाया।
6 सितंबर 1967 को नाथुला पर बॉर्डर पेट्रोलिंग के वक्त बहस हुई। बहस के दौरान दोनों तरफ धक्का मुक्की हुई, जिसमें चीन की टुकड़ी में तैनात पॉलिटिकल कॉमिसार गिर गए, उनका चश्मा टूट गया। भविष्य में ऐसा कोई विवाद बढ़ते बढ़ते हाथ से न निकल जाए, इसके लिए फिर सेना ने एक जुगाड़ वाला समाधान निकाला। क्योंकि सीमा पर मार्किंग नहीं थी, तो तय हुआ कि नाथुला के पास स्थित सेबुला और कैमल्स बैग तक एक बाड़ बिछा दी जाए। सेबुला और कैमल्स बैग सिक्किम की हद में थे, यहाँ से नाथुला पर नजर रखी जाती थी। बाड़ बिछ जाती तो रोज रोज दोनों तरफ के जवान नहीं उलझते। इसके लिए इंजीनियर्स की 70 फील्ड कंपनी और 18 राजपूत की एक कंपनी को लगाया गया। 11 सितंबर 1967 की सुबह ये काम शुरू हुआ। पॉलिटिकल कॉमिसार अपने साथ चीनी फौज के कुछ जवान लेकर फिर नाथुला पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह से बाढ़ का काम रोकने को कहा। यही बातचीत विवाद में बदली। थोड़ी देर धक्का मुक्की हुई, फिर कॉमिसार अपनी टुकड़ी लेकर लौट गए। बाढ़ लगाने का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन तभी चीन की तरफ से हमला हो गया। तापलियाल लिखते हैं कि 70 फील्ड रेजिमेंट और 18 राजपूत के जवान खुले में थे, तो जब उन पर मीडियम मशीन गन से गोलियां चलाई गईं तो कई जवान शहीद हुए। 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने मीडियम मशीन गन से चढ़ाई की कोशिश की, वो भी शहीद हुए। कुछ ही देर में भारत की तरफ से तकरीबन 70 सैनिक शहीद हो चुके थे। इसके बाद भारत ने गोलियों का बदला गोलों से लिया। चूंकि भारत की आर्टिलरी यानी तोपखाने की पोजीशन चीन के तोपखाने की तुलना में बेहतर थी, चीन को भारी नुकसान हुआ। 14 सितंबर को दोनों तरफ से गोलीबारी रुकी। तब तक चीन के 300 से 400 सैनिक मारे जा चुके थे। एक अनुमान है कि भारत के भी लगभग 80 सैनिक शहीद हुए। 15 सितंबर को दोनों तरफ से पार्थिव शरीरों की अदला बदली हुई। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ खुद वहां मौजूद थे। 20 दिन बाद लगभग इसी तरह की झड़प चोला नाम की जगह पर भी हुई। ये भी एक दर्रा है, नाथुला से कुछ ही किलोमीटर उत्तर की दिशा में। 1 अक्टूबर 1967 को यहाँ भारत और चीन के बीच झड़प हुई, जो पूरे दिन चली। शुरुआत में 711 गोरखा और 10 जम्मू कश्मीर राइफल्स ने कुछ नुकसान उठाया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में मेजर जनरल थापलियाल लिखते हैं कि लड़ते लड़ते चीन की सेना को हमने 3 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया, और 3 किलोमीटर पहले की ये सीमा, यही चीन की सेना इसी पॉइंट पर अब तैनात है, जिसे काम बैरक्स कहा जाता है। चोला भारत के नियंत्रण में तब भी रहा, आज भी है। चोला और नाथुला में मिलाकर भारत के 80 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। चीन की तरफ से 300 से 400 जवानों के मारे जाने का जिक्र है, लेकिन बात यहाँ मृत्यु के आंकड़े की नहीं है, जो मैं दोहरा रहा हूँ। नाथुला और चोला में मिली जीत ने भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। 1962 की जंग से जो मनोवैज्ञानिक दबाव बना था, उसे खत्म करने का काम किया कि चीन चाहे जितना बड़ा हो, ताकतवर दिखे, उसे उसी की जबान में सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन 1967 वो आखिरी साल नहीं था जब भारत और चीन के बीच गोली चली। द हिंदू अखबार में 14 जून को अनंत कृष्णन की एक रिपोर्ट छपी है। इसमें अनंत लिखते हैं कि 1967 के 8 साल बाद भी भारत और चीन के बीच गोली चली थी। 20 अक्टूबर 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के 4 जवानों की एक पेट्रोल पार्टी पर चीनियों ने हमला किया। ये जवान शहीद हो गए। इस वाकये को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग इसे कोहरे की वजह से हुआ एक हादसा बताते हैं, लेकिन अनंत की रिपोर्ट में पूर्व विदेश सचिव और चीन में राजदूत रही निरुपमा राव का बयान छपा है। राव कहती हैं कि 20 अक्टूबर 1975 को जो हुआ वो हादसा नहीं, हमला था जिसमें 4 जानें गई थी। गोलीबारी के बाद विवाद तुरंत शांत नहीं हुआ, क्योंकि भारत पार्थिव शरीर 28 अक्टूबर को वापस ले पाया। अनंत अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के एक दस्तावेज का हवाला देते हैं, जिसमें एक भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारी के हवाले से लिखा है कि चीन भारत के हिस्से में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत सरकार भी यही मानती है कि चीन के सैनिक LAC के इस तरफ आए और उन्होंने पेट्रोल पार्टी पर हमला किया। चीन कहता रहता है कि उसने जो किया वो आत्मरक्षा में किया। इन दोनों वाक्यों से हमें पता चलता है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा विवाद को लेकर झड़पों का स्वरूप कितना कम बदला है। बात पेट्रोलिंग से शुरू होती है, मार्किंग को लेकर विवाद होता है, बहस होती है, फिर हाथापाई। 1967 और 1975 की घटनाएं अपवाद लगती थी कि 1962 के बाद बस यही 2 मौके थे जब किसी की जान गई, लेकिन 16 जून 2020 की तारीख ने इसे बदल दिया है। हमें ये बताया है कि जिन हालात को हम सामान्य मानकर चलते हैं, उनमें कितना तनाव छिपा हो सकता है, कितना खतरा हो सकता है। इस खतरे ने एक बार फिर हमारा खून बहाया है। इसलिए बेहद जरूरी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत की सरकार बोले,
हम जानना चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत में हुआ क्या। मोदी सरकार को बताना होगा कि क्या चीन की सेना भारत के इलाके में घुस आई थी, अगर नहीं तो फिर सीमा पर इतना बड़ा सैनिक जमावड़ा क्यों हुआ। जिन जख्मी जवानों की तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी और जिनके बारे में लिखा गया कि वो सच्ची हैं, उन्हें लेकर सरकार ने खुलकर कुछ क्यों नहीं कहा। जब राजनयिक से लेकर सैनिक स्तर की बातचीत में ये तय हुआ कि दोनों पक्ष पीछे हटेंगे, तो फिर ये खबरें क्यों आई कि चीन से लगी पूरी सीमा पर फौज का जमावड़ा हो रहा है। क्या कोई बात है जो सरकार हमसे छिपा रही थी। यूपीए सरकार के दौरान सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में जाने की खबर भी आई। अगर ये सत्य था तो भारत सरकार ने जनता को क्यों नहीं बताया, इसे वापस लाने के लिए क्या किया गया। कब तक हम सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों से काम चलाते रहेंगे। वो दिन कब आएगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों के जवाब नेता वर्चुअल रैली में एक नारे की शक्ल में नहीं बल्कि संसद में खड़े होकर देंगे, देश को देंगे। कन्नी काटने का वक्त खत्म हो चुका है और ये बात अब मोदी सरकार को भी मान लेनी चाहिए। सरकार जनता से आंख की पुतली की छाप भी लेना चाहती है, लेकिन उसी जनता की आंख से आंख मिलाकर जनता के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आज कोई कविता नहीं, आज आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सरकार के रवैये पर विचार करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।